गरीब और अमीर चुड़ैल की नवरात्रि। रामगढ़ के छोटे से गांव में एक ललिता नाम की औरत रहती थी। ललिता बहुत गरीब थी। उसके 2 बच्चे थे, एक राधा और एक राजू। उसका पति हमेशा शराब पीकर यहाँ वहां पड़ा रहता था। ललिता निरंजना नाम की एक औरत के घर पर काम करके अपना घर चलाया करती थी। एक दिन ललिता अपनी मालकिन निरंजना से कहती है, मालकिन, कल से नवरात्रि शुरू हो रही है। मुझे माँ दुर्गा की नवरात्रि और उनकी पूजा का सामान लेकर आना है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, थोड़े पैसे एडवांस में दे दीजिए। तुम गरीब लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, दुर्गा माँ तुम्हारे ऊपर कभी मेहरबान नहीं होंगी। तुम हमेशा गरीब के गरीब ही रहोगे, तो फिर क्या फायदा इस तरह ढोंग करके। मालकिन, मैं ढोंग नहीं करती हूँ। मैं दुर्गा माँ को अपने मन धन से मानती हूँ और हर साल उनकी पूजा करती हूँ। उन्होंने मुझे अभी तक जो कुछ भी दिया है, मुझे उतने में खुशी है। अरे हाँ, तुम्हारी खुशी तुम्हारी गरीबी में दिखती है, तभी तो तुम मेरे घर में आकर झाड़ू पोछा बर्तन साफ सफाई करती हो। खैर, अब क्या ही बोलूं। एक काम करना, शाम को जाते वक्त पैसे ले जाना। इतना कहकर निरंजना घर से बाहर निकलती है और अपनी कार में बैठकर चली जाती है। बेचारी ललिता सुबह से शाम तक घर का काम करके अपनी मालकिन निरंजना का इंतजार करने लगती है। हे भगवान, रात के 10 बज गए हैं, लेकिन निरंजना मैडम अभी तक नहीं आई हैं। अब मैं क्या करूं? मेरे दोनों बच्चे भूखे प्यासे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। एक काम करती हूँ, घर चली जाती हूँ। ऐसा सोचकर ललिता रसोई से बचा हुआ खाना पैक करके उसे घर ले जाती है। जैसे ही वो अपने घर पहुंचती है, उसके बच्चे उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, माँ, आज इतनी देरी क्यों कर दिया आने में? हम दोनों आपका कब से इंतजार कर रहे हैं। माँ, पिताजी आए थे और उन्होंने आपके बचे हुए पैसे निकाल लिए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? एक तो मालकिन ने भी मुझे पैसे नहीं दिए, ऊपर से तुम्हारे पिता मेरे बचे हुए पैसे भी लेकर गए हैं। कल मेरी माँ दुर्गा का पहला नवरात्रा है और मैं उनकी पूजा कैसे करूंगी? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ललिता को कुछ भी समझ नहीं आता, जिसके बाद वो अपने बच्चों को खाना खिलाकर उन्हें सुला देती है और खुद भी सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, वो अपने घर में एक छोटी सी मूर्ति माँ दुर्गा की लाकर पूजा कर लेती है। हे माँ दुर्गा, आज आपका पहला नवरात्रा है, लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने ये अपने हाथों से प्रसाद बनाया है, आप इसे ग्रहण करिए। ललिता दुर्गा माँ का प्रसाद चढ़ाकर काम करने के लिए निकल जाती है। जैसे ही वो अपनी मालकिन के घर पहुँचती है, उसके मालकिन के घर की सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी होती हैं। कुछ गमले तो नीचे गिरकर टूट चुके होते हैं। ये सब देखकर ललिता हैरान रह जाती है। हे भगवान, ये सब क्या है? आखिर ये सब किसने किया होगा? और मालकिन कहाँ गई? ललिता देखते ही देखते अपनी मालकिन के कमरे में पहुंच जाती है, जहां उसकी मालकिन बेहोश जमीन पर पड़ी होती है। अरे मालकिन, ये आपको क्या हो गया? उठिए ना मालकिन, ये सब किसने किया है मालकिन? निरंजना धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और ललिता से कहती है, अरे मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। रात को ज्यादा शराब पीने की वजह से शायद चक्कर खाकर गिर गई होंगी। जाओ तुम घर की साफ सफाई करो। आज दुर्गा माँ का पहला नवरात्र है, मुझे पूजा करनी है। अभी मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। निरंजना फ्रेश होने चली जाती है, जिसके बाद ललिता घर के काम करने लग जाती है। जैसे ही निरंजना फ्रेश होकर आती है, वो सबसे पहले अपने घर के मंदिर में दुर्गा माँ की पूजा करती है। जिसके बाद वो ललिता को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है, मुझे दुर्गा माँ के नवरात्रों के लिए कुछ सामान लेकर आना है। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारी वहाँ जरूरत पड़ सकती है। निरंजन अपनी कार निकालती है और अपनी उसमें नौकरानी ललिता को बिठा लेती है। जिसके बाद वो दोनों सामान खरीदने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ ही दूरी पर चलने के बाद अचानक से एक बहुत बड़े ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो दोनों एक्सीडेंट के दौरान मर जाती हैं। लेकिन मरने के बाद भी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो चुड़ैल बन जाती है। अरे, ये क्या? हमारा तो एक्सीडेंट हो गया है, इसका मतलब हम लोग मर गए हैं। अब हम माँ दुर्गा की पूजा कैसे करेंगे? हे माँ दुर्गा, ये सब मेरे साथ क्या हो गया? अब मैं अपने बच्चों का ध्यान कैसे रखूंगी? मेरे बिना तो मेरे बच्चे अधूरे हैं। ऊपर से उनका पिता शराब के नशे में यहाँ से वहाँ गिरता पड़ता रहता है। उससे तो अपने बच्चों की देखभाल भी नहीं की जाएगी। एक तरफ ललिता चुड़ैल बनने के बाद भी अपने घर की तरफ निकल पड़ती है, तो दूसरी तरफ उसकी मालकिन निरंजना दुर्गा माँ के मंदिर के लिए निकल जाती है।
एक तरफ निरंजना चुड़ैल बनने के बाद भी दुर्गा माँ की पूजा करती है, तो दूसरी तरफ ललिता चुड़ैल बनने के बाद भी अपने बच्चों का ध्यान रखती है और दुर्गा माँ की पूजा भी करती है। माँ माँ, आपको ये क्या हो गया है? आपका शरीर हरा क्यों पड़ गया है? माँ, आपको कुछ हुआ है? आप हमें बता नहीं रही हो, बताओ ना माँ, क्या हुआ है? ललिता अपने दोनों बच्चों को अपनी मौत की दुर्घटना के बारे में बताती है, जिसे सुनकर वो दोनों रोने लगते हैं। तभी ललिता कहती है, चिंता मत करो बच्चों, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। मेरे साथ साथ दुर्गा माँ भी तुम्हारे साथ रहेंगी। वो तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होने देंगे। ऐसा कहकर ललिता अपने दोनों बच्चों को गले से लगा लेती है। तभी घर में ललिता का पति प्रमोद आ जाता है। प्रमोद नशे की हालत में धुत होता है। ललिता मरने के बाद प्रमोद को दिखाई नहीं देती। वो अपने बच्चों से कहता है, अरे तुम्हारी माँ अभी तक नहीं आई? हाँ, अरे कब से उसके आने का इंतजार कर रहा हूँ। मेरी शराब की बाटली भी खत्म हो गई। सुन राधा, तेरे पास कुछ पैसे हैं? हाँ, तो मुझे दे दे। पिताजी, माँ अब इस दुनिया में नहीं रही और आप शराब मांग रही हो? क्या कहा? तुम्हारी माँ मर गई? चलो अच्छी बात है, साली मेरे किसी काम नहीं आई। ऐसा कहकर प्रमोद वहां से चला जाता है और बेचारी ललिता रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ निरंजना अपनी मौत का बदला लेने के लिए उस ट्रक वाले के घर तक पहुंच जाती है। यही है वह जिसकी वजह से मेरी आज मौत हुई है। आज इसी के कारण मैं अपनी दुर्गा माँ की पूजा भी ठीक से नहीं कर पाई और न उनके लिए सामान ले पाई। अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। निरंजना ट्रक वाले को मार देती है, जिसके बाद वो वहां से गायब हो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, ललिता और निरंजना दोनों दुर्गा माँ की पूजा करने के लिए मंदिर के बाहर पहुंच जाते हैं। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? दुर्गा माँ तुम जैसे कबाड़ियों की नहीं सुनती। सुनेंगी, दुर्गा माँ मेरी भी सुनेंगी। अब हम सभी उनके लिए एक समान हैं। अच्छा तो ये बात है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर करूंगी। देखते हैं दुर्गा माँ किसकी सुनती है। मैं और तुम, हम दोनों दुर्गा माँ की पूजा करेंगे और बदले में उनसे अपनी जान वापस मांगेंगे। तो बताओ, तुम्हें मंजूर है? अगर दुर्गा माँ ने मेरी सुनी तो मैं अपनी जान के बदले अपने बच्चों के लिए खुशी मांगूंगी। उस दिन के बाद से ललिता और निरंजना दोनों दुर्गा माँ के नवरात्रों में उनकी खूब सेवा पानी करती हैं और उनकी अच्छे से पूजा भी करती हैं। आखिरी में जब नवमी का दिन आता है तो दोनों चुड़ैलें दुर्गा माँ के मंदिर के बाहर उनकी पूजा करने लगती हैं। ललिता अपने दोनों हाथों पर जलते हुए कपूर जलाकर उनकी पूजा करती हैं, तो वहीं निरंजना सोने चांदी के बर्तनों में दुर्गा माँ को भोग लगाती हैं। तभी उनके सामने दुर्गा माँ प्रकट होती हैं। देखा, मैंने कहा था ना, दुर्गा माँ सिर्फ मेरी ही सुनती है। अरे तुम जैसे गरीब की कौन सुनेगा। जैसे ही मैंने सोने के बर्तन में दुर्गा माँ को भोग लगाया तो दुर्गा माँ स्वयं यहाँ प्रकट हो गई। इसे कहते हैं असली भक्ति। नहीं निरंजना, तुम गलत हो। भक्ति दिल से की जाती है, ना कि दिखावे से। तुम दिखावे से मेरी पूजा कर रही हो, लेकिन ललिता ने दिल से मेरी पूजा की है। उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने मुझे भूखा नहीं सोने दिया। और तो और उसने अपने हाथों की चिंता के बिना ही मेरी आरती उतारी। उसके मन में सच्ची श्रद्धा है। ये सुनकर निरंजना को अपने किए पर अफसोस होता है। सही कहा दुर्गा माँ, आपने बचपन से हमें पैसा और दौलत का दिखावा करना ही सिखाया था, जिसकी वजह से मैं ऐसी हो गई। लेकिन मेरे अंदर आपके लिए बहुत श्रद्धा है। ललिता, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुई हूँ। बताओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? दुर्गा माँ, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे बच्चों के लिए खुशियाँ चाहिए। दुर्गा माँ के हाथ से एक रोशनी निकलती है जो सीधा ललिता के ऊपर जाकर गिरती है, जिसकी वजह से वो पहले की तरह जिंदा हो जाती है। तुम्हारे बच्चों की खुशी तुम्हारे जीवित रहने में है। अब तुम अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना। तभी देवी माँ अपने हाथ की रोशनी से निरंजना को भी जीवित कर देती हैं और उससे कहती हैं, मैंने तुम्हें जीवित इसलिए किया ताकि तुमने जो श्रद्धा दिखावे से की है उसे तुम दिल से कर सको। इतना कहकर दुर्गा माँ वहाँ से ओझल हो जाती हैं, जिसके बाद निरंजना गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करना शुरू करती है और दुर्गा माँ को दिल से मानती है। उनकी पूजा करने में वो कभी भी दिखावा नहीं करती, जिसकी वजह से निरंजना और ललिता दोनों अपनी जिंदगी में एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। 5 अलग अलग धर्म की चुड़ैल।
अमावस की अंधेरी रात थी जहां तेज आंधी चल रही थी। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। तभी आसमान से एक तेज रोशनी आई और उस रोशनी से 5 चुड़ैलें उतरी। 5 में से कोई भी एक दूसरे को नहीं जानती थी। तभी वो जंगल में चलने के बाद एक जगह ठहर जाती है और कहती है, आइए मुर्गन, और कितना चलना पड़ेगा इस घने जंगल में? ये आई एम सो टायर्ड। उड़ी बाबा, ये फिरंगी क्या बोल रही है? अब और नहीं चला जाता। ऐसे करते हम सभी यहीं रुक जाते हैं। मुझे भी बहुत भूख लगी है। What are you saying? है ना, जोया कह रही है कि उसे भी भूख लगी है। आइए मुर्गन, मीनिंग यू आर सो हंग्री, काना ईटिंग फूड। ओह या मुझे भी भूख लग रही है। तो चलो, अपने जादू से हम खाना ले आते हैं। 5 चुड़ैलें अपने जादू से पास के माहौल को खाने लायक बना देती है। ऐना चुड़ैल डाइनिंग टेबल लगा देती है। वहीं रेनू चुड़ैल डाइनिंग पर सारा स्वादिष्ट इंडियन खाना रखती है और मीनम्मा साउथ इंडियन खाना रखती है। तभी मिष्टी कहती है, अरे तुम्ही की कच्चो, हमारे एकन बंगाली खाना नहीं, हमार रसगुल्ला मिष्टी रसमलाई। ये मिष्टी चुड़ैल क्या बोल रही है? रसगुल्ला रसमलाई? अरे वो अपना बंगाली खाना खाना चाहती है, रसगुल्ला रसमलाई मिष्टी दोई। You mean sweet sugar ball? यस सुगर बॉल। हाँ, तो इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? ये चुड़ैल अपने जादू से बंगाली खाना ला सकती है ना। इतना वक्त क्यों जाया कर रही है हमारा? एक तो वैसे ही किसी को किसी की कौम पल्ले नहीं पड़ती। चलो सब तारी खाए नहीं। मिष्टी के कहने का मतलब है चलो सब खाना खाते हैं, लेट्स ईटिंग। ये कहते ही 5 चुड़ैलें अपने अपने धर्म के हिसाब से खाना खाती हैं। कोई बंगाली खाना खाता है, तो कोई मांस मच्छी का, तो कोई शाकाहारी, तो कोई साउथ इंडियन खाना खाता है। 5 चुड़ैलें अलग अलग धर्म से थी। खाने के बाद वो एक दूसरे के लिबास को देखकर मजाक उड़ाती हुई नजर आती हैं। आइए मुर्गन, इस अंग्रेजन ने ये क्या छोटे छोटे बच्चों का स्कर्ट पहना है? क्या तुम मेरे बारे में बात कर रही हो मिनिम्मा? हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट यू मिस एना, एनाकोंडा कहीं की। हाँ एना, मिष्टी तुम्ही एनाकोंडा अजगर बोले छे? अरे मिष्टी, क्यों तुम आग में घी डाल रही हो? तुम्ही आमा के ज्यादा न शिखा, थान वाली जादूगरी चुड़ैल। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी बनारसी साड़ी के बारे में ऐसा बोला? तू ही पागल सी है, तू भी कुछ ज्यादा खास नहीं लग रही, बंगाली चुड़ैल जादूगरी। ये क्या मसला है? तुम सब इतने बेअदब क्यों हो रही हो? ये अंग्रेजन बंगालन कुछ भी बोले, तुम खामोश रहो। तेरी इतनी हिम्मत, तुम मुझे बोले? नाउ आई एम किल यू विच। पता नहीं क्या खाड़ा कपड़ा पहनी है और सर पर बांधी है। इसे मुस्लिम लिबास का हिजाब कहते हैं, समझी फिरंगी? तो खुद तो छोटे छोटे कपड़े पहनती है। आयो, ये सब मारने की बात शोभा नहीं देती। एना डार्लिंग, जस्ट चिल चुड़ैल बेबी। तुम माशा ऐशो ना मारा मारी बारे बे। अरे रेनू, ये क्या बोल रही है अब? ये कह रही है तुम बीच में मत आओ वरना लड़ाई और बढ़ेगी, इसलिए सब शांत हो जाओ। ऐसे कैसे खामोश हो जाएं? इसने तो मेरी तौहीन की है, मेरे लिबास की तौहीन की है। तभी 5 चुड़ैल आपस में अपने धर्म और कपड़ों को लेकर लड़ने लगती हैं। एक दूसरे के बाल नोचने लगती हैं और शक्तियां आजमाने लगती हैं। कभी बंगालन चुड़ैल हवा में उड़ती है, तो कभी जोया जादू से उन्हें बेहाल करती है। तभी आसमान से उनके नरक राक्षस की आवाज आती है, ये सब तुम 5 चुड़ैल क्या कर रही हो? मैंने तुम 5 को यहाँ किसी मकसद से भेजा है। तुम जानती हो ना, तुम 5 अलग अलग धर्म से हो, इसलिए भेजा है ताकि एक साथ एक बनकर रहो और धरती पर गरीब असहाय लोगों की मदद करो। दोबारा लड़े तो सजा बहुत दंडनीय होगी। दुखिता भाषो, नमस्ते। माफ कीजिए मालिक। ये सॉरी मालिक। आयो सॉरी मुर्गन, माफ कीजिए हुजूर। देखा, तुम सभी ने अपनी अपनी भाषा में मुझसे माफी मांगी। इसका मतलब समझती हो तुम सब? तुम्हारी मंजिल भी एक है, भले ही तुम अलग अलग धर्म से क्यों ना हो। मालिक, हम आपकी बात समझ चुके हैं, अब आप निश्चिंत रहिए। ये सुनते ही नरक राक्षस गायब हो जाता है और 5 चुड़ैलें एक दूसरे से माफी मांग गले लगती हैं और कहती हैं, वो क्या कहते हैं तुम्हारे में? एंट भेला तो सब भला। आइए मुर्गन, अब हम पूरे पीपल को फाइंड करके उनकी हेल्प करनी है। देखो ना, ये एक जना मोहिला खाबरा जाना बिशिका करचन। चलो उस औरत के पास चलकर उसे खाना खिलाते हैं, वो बहुत परेशान भी लग रही है। ये कहते ही 5 चुड़ैल अपना वेश बदलकर उसे खाना देते हुए कहती हैं, ये लीजिए, मशरूफ होकर खाना खाइए। आप बड़ी दर्द में हैं, आप तकल्लुफ ना करें। बेटा ये खाना, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया, भगवान तुम्हें खुश रखे। जी अम्मा। उस भूखी औरत को खिलाकर 5 आगे बढ़ती हैं कि एक अंग्रेजन गाड़ी रोकते हुए कहती है, एक्सक्यूज मी, कैन यू टेल मी दिस एड्रेस? शी की बोल छे? आई टेल दिस रोड, गो ऑन दिस साइड, देन टर्न लेफ्ट रोड। ओके थैंक्स, बाय। आइए मुर्गन, आई ऑल्सो टेल दिस महिला एड्रेस। हाँ, तो एना ने उस औरत को बता दिया। अब तू ज्यादा मत बन मिनिम्मा,
हमें और भी लोगों की सहायता करनी है। ठीक है, चलते हैं। उससे पहले मैं अपने एक शायरी बयां करना चाहती हूँ। तो अर्ज किया है मदद को कहते हैं हेल्प। इरशाद इरशाद। तो अर्ज किया है मदद को कहते हैं हेल्प। ओ मेरी रंग बिरंगी प्यारी चुड़ैलो, क्या तुम करके आई हो अपना हेयर स्कैल्प? वाह वाह वाह, बहुत ही घटिया जोक था ये। जब तुम्हें शायरी करनी नहीं आती तो करती क्यों हो? लेट्स गो फॉर हेल्पिंग। कुछ दिन बीतते हैं। पांचों चुड़ैलें मदद करते हुए एक गांव में पहुंचती हैं, जहां एक विधवा औरत को जिंदा उसके पति के साथ जलाया जा रहा था, या फिर ये कहो कि उससे जबरन सती प्रथा करवाई जा रही थी। वो औरत जलने वाली थी कि पांचों चुड़ैल उस औरत को बैठने से सती होने से रोक लेती हैं और गांव वालों को कहती हैं, अरे अरे, ये आप सब ये क्या कर रही हैं? एक मासूम कम उम्र की लड़की को उसके पति के साथ ही जला रही हैं, वो भी जिंदा। बिल्कुल, ये तो सरासर नाइंसाफी है इस लड़की के साथ। आप तमाशा कैसे देख सकते हैं? देखो, तुम इस गांव की नहीं लगती, इसलिए जहां से आई हो वहीं चली जाओ। हमारे गांव की प्रथा में दखल अंदाजी मत दो। वैसे भी हम एक मुस्लिम औरत की बात क्यों माने? देखिए, आपको इस बात से कोई ताल्लुक नहीं होनी चाहिए कि आप किसी मुस्लिम औरत से बात कर रहे हैं या किसी और धर्म। आखिर कब तक लड़कियां आपके इशारों पर रक्स करती रहेंगी? ये जोया इज राइट, आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हमें एक अंग्रेजन से पूछने की जरूरत नहीं है। खुद तो अपने विदेश में खुले में घूमती हो, अब अपनी सोच की लहर यहाँ लेकर आओगी हैं? यहाँ हमेशा तो सती प्रथा अपनाई गई है और यही होगा। अंकल, ये बात पहले जमाने की थी, अब की नहीं। ये प्रथा बहुत पुरानी हो चुकी है और खत्म भी हो चुकी है, इसलिए अब आप भी खत्म कीजिए। सुनो लड़की, ई लोकेरा के अपना के जोरा करे, सती दाह करता छाए। आप क्या कहना चाहती है, मैं समझी नहीं। ये तेरे को बोली कि तू अपनी मर्जी से सती होना चाहती है या ये लोग तेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं? सच बताऊं बहन, तो मैं सती नहीं होना चाहती। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी, लेकिन जिंदा जलना मुझे मंजूर नहीं है। सुन लिया ना अब आप सब गांव वालों ने? अब कोई भी प्रेमा को सती प्रथा के लिए प्रताड़ित नहीं करेगा, वरना वो होगा जो आप सब ने कभी भी सोचा नहीं होगा। अच्छा, ऐसी बात है तो बताओ, तुम पांचों औरतें क्या करोगी मिलकर? हाँ, तुम कुछ नहीं कर सकती, समझी? और कान खोल कर सुन लो, इसे अपने पति के साथ ही सती होना पड़ेगा, वरना हम तुम सबको इसी आग में भस्म कर देंगे। लगता है इस आदमी का दिमाग फिर गया है। अब हमें अपने असली रूप में आना चाहिए। यस यस, अब ये देखेगा हमारी पावर। 5 धर्मों के इंसानों ही नहीं, चुड़ैलों से पंगा लिया है। ये बोलते ही पांचों चुड़ैलें अपने असली डरावने रूप में आकर गांव में तहलका मचा देती हैं। हर तरफ आंधी चलने लगती है, लोग डर जाते हैं। तभी चुड़ैलें कहती हैं, बता, क्या तू अब भी अपने गांव में मासूम लड़कियों के साथ सती प्रथा करेगा? बोल। देख, अगर तूने सती प्रथा करवाई तो तू जान से जाएगा और कानूनी अपराध भी, समझा? अब बता, तू अपनी कब्र बनवाना चाहता है या समाधि बनवाना चाहता है? क्योंकि मरेगा तो तू जरूर। चुड़ैल, अरे मुझे माफ कर दो। मैं हाथ जोड़कर तुम सबसे माफी मांगता हूँ और कसम खाता हूँ, आज के बाद इस गांव में कभी सती प्रथा नहीं होगी। बस मेरे को बख्श दो। पक्का ना? प्रॉमिस कर कि तू आज के बाद कभी सती प्रथा यहाँ नहीं करेगा? हाँ, मैं पक्का प्रॉमिस करता हूँ, कभी सती प्रथा नहीं होने दूंगा। अब मुझे छोड़ दो और मेरे गांव को भी। प्रेमा, चिंता कर बिना, अब तुम यहाँ सुरक्षित हो और यहाँ की सारी औरतें भी। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, आखिर हमने एकजुट होकर दिखाया। ये कहते ही पांचों चुड़ैल अपने कर्तव्य को पूरा करके वापस लौट जाती हैं। लंबे नाखून वाली चुड़ैल। नई नवेली मोनिका बहू आज की फैशनेबल लड़कियों में से एक थी, जिसे अपने नाखूनों से बहुत प्यार था। तभी वो सास सुनीता को चावल की थाल लाकर देते हुए कहती है, माँ जी, मुझे माफ करना कि मैं आपसे ये बोलने वाली हूँ, पर क्या आप वो चावल बीन कर दोगी मुझे? ठीक है, बीन दूंगी चावल, पर तुझे क्या हो गया? तुझसे नहीं हो रहा, ये हाथ में चोट लग गई है? वो माँ जी, मेरे लंबे लंबे नाखून है ना, तो इसमें चावल फंस रहे थे, इसीलिए मुझसे ये चावल नहीं बिन पा रहे हैं। आप ही कर दो। काट ले फिर नाखूनों को, क्यों बढ़ा रखे हैं जब काम ही नहीं हो पा रहा तुझसे? नहीं माँ जी, कभी नहीं काटूंगी, मेरी जान है मेरे लंबे नाखून। क्यों, लंबे लंबे नाखूनों से अचार डालेगी या लोगों को मारकर उनकी जानें लेगी? अरे माँ जी, मेरा मतलब है कि मुझे इसका शौक है, बस इसीलिए। अगले दिन जब मोनिका कपड़े धो रही थी तो कपड़े निचोड़ते वक्त उसका एक नाखून हल्का सा टूट गया और वो जोर से चीखने लगी। माँ जी, जल्दी आइए, माँ जी देखिए क्या हो गया। अरे इतना क्यों चीख रही है? अब ये क्या हो गया, जरा देखूं जाकर।
ये बोलती सुनीता मोनिका के पास पहुंचकर पूछती है, क्या हुआ बहू, तू इतना क्यों चीखी? माँ जी देखिए ना, मेरा इतना लंबा नाखून था और कपड़े निचोड़ते वक्त मेरी उंगली से टूट गया। अब आधा हवा झूल रहा है। तो काट ले वरना और दर्द हो जाएगा। आप पागल हो गई क्या? माँ जी, मुझे अपने नेल से बहुत प्यार है और मैं इसे बिल्कुल नहीं तोड़ूंगी। आप कपड़े सुखा लो, मैं इसका फर्स्ट एड करके आती हूँ। ये बोलकर मोनिका अपने नाखून पर फूंक मारते हुए चली जाती है और सुनीता उसकी हरकतों से हैरान होकर उसके पीछे जाती है। ये बहू है या नौटंकी ले आई मैं, बस अपने नेल्स के पीछे पड़ी रहती है। आज तक मैंने जलने कटने घाव का फर्स्ट एड देखा था, जरा नाखूनों का फर्स्ट एड कैसा होता मैं भी देखूं। मोनिका अपने टूटे हुए नाखून को एल्फी से जोड़कर चिपका देती है और कहती है, वाह, मेरा नाखून तो जुड़ गया, ये मजा आ गया। अरे माँ जी, मैं आपके पास ही आ रही थी, अभी देखिए मेरा नाखून जुड़ गया। बहू तेरी शादी हो चुकी है, ये घर के काम करेगी तो नाखूनों के साथ यही होगा, इसीलिए काट दे वरना खाने में तेरे नाखूनों की गंध आएगी। माँ जी, धरती फट जाए या आसमान निगल जाए या चाहे दुनिया भी खत्म हो जाए, तब भी मैं ये नाखून नहीं काटूंगी। मुझे तो अपने नाखूनों से बहुत प्यार है। मोनिका की बेतुक की बात सुनकर वो बिना कुछ कहे चली जाती है। सुनीता उससे कह भी क्या सकती थी। वक्त बीतता है, अपने नाखूनों को बचाने के चक्कर में वो घर के छोटे मोटे काम अपनी सास पर छोड़ दिया करती थी। वहीं आसपास के पड़ोसी भी उसके सास और पति को काफी कुछ बोला करते थे, जैसे कि अरे सुनीता, तू अपनी बहू से कुछ कहती क्यों नहीं है? डायन जैसे नाखून बढ़ा रखे हैं, कहीं तेरी बहू डायन ही तो नहीं? वैसे भी मैंने उससे रात में काली माता के मंदिर में देखा था। एक बात बोलूं सुनीता, मुझे तेरी बहू एक चुड़ैल डायन ही लगती है। हमेशा खुले बालों में रहती है, रात में भटकते हुए भी देखा। कहीं तेरे बेटे की शादी चुड़ैल से तो नहीं हो गई? हाँ, इसीलिए वो अपने नाखून कभी नहीं काटने देती। हो गया तुम्हारा भाषण, तो मैं जाऊं। घर पहुंचकर सुनीता अपने बेटे को मोनिका के बारे में बताती है और कहती है, बेटा, मैं उसके बारे में सुनकर थक चुकी हूँ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, काम भी मुझे ही करना पड़ता है सारे के सारे, और वो अपने नाखूनों को लेकर महारानी की तरह बैठी रहती है। मैं उसे और नहीं झेल सकती। हाँ माँ, मेरे साथ भी यही सब करती है। पैर दबा दो, हाथ दबा दो, और मेरा हाथ पकड़ती है तो मेरे हाथों पर निशान बना देती है। उसके नाखून गड़ गए मुझे, अब मैं मार डालूंगा उसे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये सही है, और उसके बाद मैं तेरे लिए एक अच्छी गांव की लड़की लाऊंगी जो नौकरों की तरह मेरी बातें सुने। ये बोलते ही दोनों कमरे में जाते हैं जहाँ वो अपने हाथों पर नेल पेंट लगा रही थी। तभी रोहन और सुनीता चुपके से उसके पास आते हैं और तकिए से उसका मुंह दबाकर मार डालते हैं। कुछ ही देर में दम घुटने की वजह से वो मर जाती है और दोनों कहते हैं, चलो माँ, इसका काम तमाम हो गया, अब इस लंबे लंबे नाखून वाली को ठिकाने लगाते हैं। हाँ बेटा। दोनों उसकी बॉडी को घसीटकर अपने घर के पीछे दफना देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी मोनिका एक चुड़ैल बनकर लौटती है और कहती है, इन लोगों ने मुझे मार डाला सिर्फ इसीलिए कि ये मेरे लंबे नाखूनों को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और चुड़ैल कहते थे। अब मैं इन्हें सच में लंबे नाखून करके डराऊंगी कि जिंदगी भर ये और इनके पड़ोसी याद रखेंगे। 2 दिन तक मोनिका की आत्मा उन्हें कुछ नहीं कहती, पर पड़ोसियों को वो बहुत डराती है। उसके घर में उथल पुथल मचाती है, अपने नाखूनों से उनके शरीर पर खरोंच देती है। अगले दिन जब सुनीता अपने बेटे के लिए लड़की देखने जाती है तो गुस्से से चुड़ैल कहती है, तुम लोगों ने मुझे मार डाला, छोड़ूंगी नहीं अब मैं तुम्हें। ये बोलते ही चुड़ैल उन लोगों की गाड़ी के सामने सफेद साड़ी में अपने लंबे नाखून लिए आ जाती है। ये देखकर रोहन घबराकर ब्रेक मारता है कि उसकी कार एक पेड़ से टकरा जाती है, जिससे दोनों के सिर पर चोट लग जाती है। माँ, आप ठीक तो है ना? ज्यादा लग गई आपको तो? हाँ बेटा, हॉस्पिटल चल। ये बता, तूने गाड़ी ठीक से क्यों नहीं चलाई, क्या हुआ था? माँ, पता नहीं, मेरी गाड़ी के सामने कुछ अजीब सा हुआ, जिससे मैंने डर के गाड़ी रोक दी और मैंने किसी को लंबे लंबे नाखून और खुले बाल सफेद साड़ी में देखा। जरूर तेरा वहम होगा। दोनों हॉस्पिटल जाकर अपने घर वापस आ जाते हैं और खाना खाते समय उनके आमने सामने की चीजें, कुर्सी, मेज हवा में उड़ने लगती है। घड़ी की सुइयां टिक टिक करती है और वहीं घर की लाइट कभी जलने बुझने लगती है, जैसे कोई तूफान आ गया हो। और कहते हैं, अरे बेटा, ये क्या हो रहा है? अचानक से इतना तूफान बवंडर सा क्यों आ गया घर में? हाँ माँ, मुझे भी नहीं पता। तभी लाइट चली जाती है और दीवार पर चुड़ैल की परछाई में लंबे लंबे नाखून दिखाई देने लगते हैं। माँ,
क्या मैं जो देख पा रहा हूँ आपको भी वही दिख रहा है? हाँ बेटा, मुझे वो डरावने लंबे नाखून दिखाई दे रहे हैं। कहीं ये मोनिका ही तो नहीं? हाँ माँ जी, मैं ही हूँ। आप तो अपनी बहू को पहचान गई। अब देखना इन्हीं नाखूनों से आप दोनों का गला दबाकर मैं कैसे मारती हूँ। मुझे छोड़ दे बहू। मैंने कुछ नहीं किया। सब आपने ही किया है। आपको ज्यादा तकलीफ थी ना मेरे नाखूनों से। यूँ नहीं कि थोड़ा सा काम कर लो। अब देखो मैं कैसे तड़पा तड़पा कर मारूंगी। मोनिका, तुम प्लीज हमें छोड़ दो, हमारे साथ ऐसा मत करो। हमें माफ कर दो मोनिका। तुम्हें माफ करने से मैं वापस जिंदा तो नहीं हो सकती। ये बोलते ही चुड़ैल के नाखून शक्तियों से और बढ़ जाते हैं और वो उसका गला पकड़कर हवा में उठा देती है और फेंक देती है। तभी सुनीता चाकू लेकर उसके नाखूनों पर वार कर देती है, जिससे उसके नाखून टूट जाते हैं पर फिर से बड़े हो जाते हैं और वो कहती है, आपको क्या लगा था सासू माँ कि आप मेरे नाखून काट कर अपने बेटे को बचा लेंगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। बचाओ बचाओ, कोई है, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मोनिका की ताकत इसके नाखूनों में होगी, तभी दोबारा बढ़ गए नाखून। मुझे माँ को बचाना ही होगा। ये बोलते ही रोहन चुपके चुपके रसोई की ओर जाता है और वहां से आग जलाकर चुड़ैल के नाखूनों पर डाल देता है, जिससे चुड़ैल तड़प तड़प कर कहती है, बचाओ बचाओ, मेरी शक्तियाँ जा रही हैं। रोहन, ये तुमने ठीक नहीं किया। मैं आऊंगी, वापस आऊंगी और किसी को नहीं छोड़ूंगी। धोखा हुआ है मेरे साथ। तुमने मोनिका कभी समझा ही नहीं हमें। मैं तुम्हारे साथ ये बिल्कुल करना नहीं चाहता था। ये बोलते ही चुड़ैल जल जल कर भस्म हो जाती है और हमेशा के लिए चली जाती है। तभी माँ बेटे एक दूसरे को गले लगाकर कहते हैं, माँ आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, अच्छा हुआ जो तूने बचा लिया, वरना मैं तो मर ही जाती। लहंगों का जादुई पेड़। 18 वर्षीय लांची अपनी मां संध्या के संग सज्जनपुर गांव की सीमा में रहती थी। संध्या गांव के रईस लोगों के घरों में बर्तन चौका करती है। भरी जवानी में ही संध्या के सर से पति का साया छीन गया। ऐसे में संध्या ने अकेले ही लांची को पाल पोसा। लांची अब सयानी हो चुकी थी। माँ, आज शोभा की शादी में मैं क्या पहनूं? एक भी अच्छे कपड़े नहीं। संध्या संदूक के भीतर से संतरी रंग का एक सूट निकालकर उसे पहनने को देती है। लाची अपनी माँ की असमंजसता से बखूबी वाकिफ थी, इसीलिए वो चुपचाप उस सूट को पहनकर शोभा की शादी में पहुंचती है। जैसे वो स्टेज पर आती है, उसकी सखी शोभा बेबाक मुंह बनाकर कहती है, लाची, तुम्हें आज ही का दिन मिला था ये सादा सूट पहनने को? क्यों शोभा, क्या खामी है सूट में? ये मेरा सूट है, मैंने इसे कई बार पहन लिया था, इसीलिए मैं इसे ऊब गई थी। जानती हो कि मैं जमींदार की बेटी हूँ, फिर भी एकदम सादी बनकर आई हो। मेरी बाकी सहेलियों ने ड्रेस थीम के अकॉर्डिंग लहंगा पहना है, सिवाय तुम्हें छोड़कर। तुम्हारे इस साधारण सादे कपड़े के कारण मैं शर्मिंदा नहीं होनी चाहती। शोभा की बातें लाची के दिल को भेद कर रख देती हैं। वो उसे असहज देखकर चुप्पी साध कर वहाँ से रोते बिलखते घर लौट आती है। लाची, क्या हुआ बिटिया, तू रो क्यों रही है? क्यों माँ, आपने मुझे कपड़े पहनने से पहले क्यों नहीं बताया कि ये सूट शोभा का है? बिटिया, उसके सिवा तेरी इस बेबस माँ के पास कोई चारा नहीं था। तू घर के अभाव से भली भांति वाकिफ है। हम गरीबों का जीवन अमीरों के उतरन पर ही आश्रित है। समय गुजरता है। लाची निष्दिन एक बंजर पेड़ को पानी दिया करती थी। आज जब वो जा रही थी तो सामने से उसे रचना आती दिखाई पड़ती है। अरे रचना, बड़े दिनों बाद गांव का रुख कर रही हो, कुछ खास बात है क्या? हाँ, एकदम खास बात है। अपनी सभी सखियों को न्योता देने जा रही हूँ। भोज का न्योता? अपनी शादी का न्योता। इसी सप्ताह मेरी शादी है। अरे ये तो बड़े आनंद की बात है। अपनी इस सखी को नहीं बुलाओगी? लाची की बात सुनकर रचना रईस अंदाजे में उसे ताना मारते हुए कहती है, तुम्हें बुलाकर अपनी शादी का सत्यानाश थोड़ी करना है। देखा, मैंने देखा था शोभा की शादी में कितना साधारण सा पहरावा पहनकर तुम आई थी। मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी में भी आकर तुम मेरे को असहज महसूस करवाओ। उसकी शादी में भी तुमने असहज महसूस करवाया था। जानती हो, मेरी शादी का लहंगा पूरे 15 लाख का है। मशहूर डिजाइनर सब्यसाची ने सिला है। तुम्हें कैसे मालूम होगा? तुम्हारे पास तो सस्ते से लहंगे हैं, खरीदने का भी दाम नहीं होगा। इतना महंगा लहंगा कहाँ से लाओगी? रचना की जली कटी बातें सुनकर लाची रोती बिलखती हुई उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है। जैसे उसके आंसू की बूंदें पेड़ के जड़ में जा गिरती हैं, उसी पल छिन पेड़ सजीव होकर कहता है, लाची, तुम रो क्यों रही हो? आवाज को भांपते हुए लाची जैसे पीछे पलटती है तो पेड़ के नाक, मुंह, आंखें देखकर वो भौचक्की रह जाती है। तुम्हारा अक्ष तो एकदम मानव सा मालूम पड़ रहा है, कहीं तुम मायावी पेड़ तो नहीं? हाँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। पता है,
पेड़ में बहुत गरीब हूँ। मेरी सभी सखियाँ सहेलियाँ अपने सुंदर लहंगों से मुझे लुभाती ललचाती हुई मेरी हंसी उड़ाती हैं। तुम्हारी समस्या का समाधान मैं हूं, क्योंकि मैं लहंगे का जादुई पेड़ हूं। तुमने सदा मेरी सेवा की, मुझ सूखे वृक्ष को जल के स्वरूप में जीवन दिया, इसलिए जिस पल तुम इस वृक्ष से लहंगे की मांग करोगी, ये जादुई पेड़ तुम्हारी मांगों की पूर्ति करेगा। जादुई लहंगों के पेड़ पर लाची को अपना प्रमाण देकर साधारण स्तब्ध हो जाते हैं। उसके पश्चात लाची कहती है, मायावी पेड़, अगर तुम सच में जादुई लहंगों का वृक्ष हो तो इसी पल मुझे एक सुनहरे रंग का लहंगा दे दो। लाची के स्वर सुनकर एकाएक पेड़ प्रकाशमान हो जाता है और उस पर सुनहरे रंग का सुंदर लहंगा प्रकट होता है। ये देख लाची हक्की बक्की रह जाती है। ये तो सचमुच में लहंगों का जादुई पेड़ है। लाची लहंगों के जादुई पेड़ का पुख्ता प्रमाण जानने के लिए पुनः प्रयास करते हुए कहती है, ये जादुई लहंगों का पेड़, मुझे और भी सुंदर लुभावने लहंगे दो। लाची के कहते ही जादुई पेड़ की प्रत्येक डाल सैकड़ों सुंदर लुभावने लहंगों से भर जाता है, जिसे देख लाची फूले नहीं समाती। इन लहंगों के लिए तुम्हारे लाखों लाख बार शुक्रिया जादुई पेड़। इसके बाद लाची उन लहंगों को लेकर घर आ जाती है, जहाँ उसकी माँ संध्या कहती है, अरे लाची, इतने सारे लहंगे कहाँ से लेकर चली आ रही है? किसके हैं ये लहंगे? माँ, ये लहंगे तुम्हारी बेटी लाची के हैं। ये सभी लहंगे तो बड़े महंगे लग रहे हैं, पैसों का पेड़ हाथ लग गया क्या? पैसों का पेड़ तो नहीं माँ, मगर लहंगों का जादुई पेड़ हाथ लगाए। इन लहंगों को बेचकर हमारे घर की बदहाली दूर हो जाएगी, फिर आपको मेरे लिए किसी के सामने मोहताज नहीं होना पड़ेगा। जादुई पेड़ से मिले लहंगों को लेकर लाची बाजार के बड़े लहंगे व्यापारी से बेचकर उन पैसों से अपने घर की घनघोर गरीबी से निजात पा जाती है। कुछ ही दिनों बाद रचना की शादी का दिन आ जाता है। लाची, आज तेरी सखी की शादी है, जाना नहीं क्या? ये सुनकर लाची असमंजस में पड़ जाती है। जादुई पेड़ से मिले सभी लहंगों को तो मैंने उस व्यापारी से सौदा कर दिया। खैर कोई नहीं, मेरे पास जादुई लहंगे का पेड़ तो है और अभी शादी में सांझ तक की देरी है। लाची दौड़ते भागते हुए जादुई पेड़ के पास चल कर आती है और कहती है, ए लहंगों के जादुई पेड़, इसी पल छीन मुझे सुंदर सा लहंगा दो। लाची के कहते ही लहंगों का जादुई पेड़ सुनहरे किरणों के साथ प्रकाशमान होकर सैकड़ों लहंगों से लद जाता है। लाची की नजर चमकीले लहंगे पर गड़ जाती है। वो उस लहंगे को लेके घर चली आती है और सज धज कर शाम को रचना की शादी में आती है और रचना कहती है, अरे वाह लाची, तेरा चमकीला लहंगा तो बड़ा लाजवाब लग रहा है, एकदम हीरे के जैसे, पूरे माहौल को चकाचौंध कर रहा है। क्यों रचना, मेरा सुंदर लहंगा देखकर तुम्हारे बोलने का स्वर ही बदल गया। तुम अमीर तबके के लोगों के लिए इंसान की कोई अहमियत नहीं। खैर शादी मुबारक हो, ये रहा तुम्हारा तोहफा। लाची का सच भरा लहजा रईस रचना को भरे समाज में शर्मसार कर जाता है। लाची घर आकर अपनी माँ संध्या से सारी बातें साझा करते हुए कहती है, माँ, आज अमीरी के नशे में चूर होकर सभी रईस गरीब को अपने पैरों की जूती बनाकर रखते हैं, मगर मैं लहंगों के जादुई पेड़ का सदा सदुपयोग करूंगी। अब से किसी भी गरीब बेबस की बेटियों की विदाई अमीरों के उतरन पहनकर नहीं होगी। मैं लहंगों के जादुई पेड़ से सभी दुल्हनों की लहंगा मुहैया कराऊंगी। जब कभी गांव में किसी भी गरीब बेटी की शादी होती, लाची लहंगों के जादुई पेड़ से मदद की गुहार लगाती और उन दुल्हनों को लहंगा देती। ऐसे ही एक लंबा अरसा गुजर जाता है। अंत में लाची का रिश्ता व्योम से तय हो जाता है। लाची, कल तेरी सगाई और इसी सप्ताह में तेरी शादी भी है। सारा बंदोबस्त हो चुका है सिवाय तेरे लहंगों के। हाँ माँ, मैं लहंगे लेने ही जा रही हूँ। लाची लहंगों के जादुई पेड़ के पास आकर कहती है, ए लहंगे के जादुई पेड़, मुझे मेरी शादी और सगाई के लिए सुंदर सा लहंगा दे दो। लहंगों का जादुई पेड़ दो सुंदर सोने और हीरे के लहंगों से लद जाता है और पेड़ अक्षर समेत प्रकट होकर कहता है, लाची, ये 2 लहंगे तुम्हारे लिए, क्योंकि आज के पश्चात मैं पुनः तुम्हें नहीं मिलूंगा। ये दोनों लहंगे खड़े सोने और हीरों से जड़े हैं। जब भी तुम्हें जरूरत पड़े, इनके नगों मोतियों से तुम्हें मोल मिल जाएगा और लहंगे के उस स्थान पर एक नए मोती लग जाएगा। विवाह की ढेरों शुभकामनाएं। इसके पश्चात लाची घर आ जाती है और अपनी सगाई शादी के अवसर पर सोने और हीरे का लहंगा पहनकर पूरे साजबाज के साथ संध्या उसकी शादी कर देती है। किटी पार्टी वाली सास बहू। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, हमें माफ कर दीजिए। हाँ ऋतिक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तुम दोनों के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। हाँ, हम दोनों से जो भी हुआ उसे हमारी एक भूल समझकर हमें माफ कर दो। आइंदा ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। काश मैं तुम्हें माफ कर पाता, लेकिन तुम दोनों ने तो हमारा इतना दिल दुखाया है कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। तुम दोनों ने सिर्फ अपने बारे में सोचा, कभी हमारे बारे में नहीं सोचा।
एक बार तो हमारे बारे में सोचती। बेटा ऐसे मत बोल, मैं तेरी माँ हूँ, अपनी माँ को माफ नहीं करेगा। ससुर जी, हम जानते हैं कि हम दोनों सास बहुओं ने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन हमें एक मौका तो मिलना चाहिए। अरुण और ऋतिक दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ दोनों सास बहुओं की आंखों में आंसू होते हैं। आखिर दोनों सास बहू इस तरह क्यों रो रही होती हैं? आखिर उन दोनों ने ऐसा क्या किया होता है जिसकी वजह से उनके पति उन्हें माफ करने के लिए इतना सोच रहे होते हैं? चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। अरुण अपने बेटे ऋतिक के साथ ड्यूटी से आकर अपनी पत्नी रीना को आवाज लगाता है। अरे रीना, कहाँ हो तुम? जरा एक गिलास पानी तो पिला दो। पिताजी, माँ का मेरे पास फोन आया था। वो दिशा को लेकर अपनी सहेलियों के साथ फिर किटी पार्टी करने गई हैं। अरे मैंने कहा था कि थोड़ा बाहर जाओ, किटी पार्टी करो, लोगों से मिलना जुलना करो, लेकिन इन्होंने तो अब हद ही कर दी। पिताजी, हम पूरे दिन कितनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, लेकिन दिशा और माँ को पैसे खर्च करने में जरा भी अफसोस नहीं होता। ये औरतें होते ही ऐसी हैं। मर्द अगर ध्यान न दे तो इन्हें दिक्कत, अगर ध्यान दे तो दिक्कत, अगर थोड़ी सी ढील छोड़ दे तो फिर समझो पतंग कट गई। अरे पिताजी, आप क्या कहना चाहते हो? मुझे कुछ समझ नहीं आया। तुम जानते हो ना, तुम्हारी माँ और तुम्हारी पत्नी रोज किटी पार्टी में जाती है। अरे हम दोनों यहाँ भूखे प्यासे पड़े रहते हैं, क्या इन्हें हमारी थोड़ी भी फिक्र नहीं? एक काम करो, अपनी माँ को फोन मिलाओ। ऋतिक अपने पिता के कहने पर अपनी माँ को फोन मिलाता है और अपने पिता को पकड़ा देता है। जैसे ही रीना फोन उठाती है, फोन के बैकग्राउंड से गानों की बहुत तेज आवाज आने लगती है। अजी आप क्या कह रहे हो? आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा सा चिल्ला कर बोलो। अरे भाग्यवान, कहाँ हो तुम दोनों? हम यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है, जरा तेज बोलो। मैंने कहा कि हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, कब तक घर लौटोगी? हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है, हेलो। ऐसा कहते कहते रीना फोन काट देती है, जिसके बाद वह अपनी बहू दिशा से कहती है, अरे दिशा बहू देख ले, मेरे मजनू का फोन तो आ गया, अब तेरा मजनू तुझे फोन करेगा। आता ही होगा, आता ही होगा, अभी आप केवल 2 मिनट रुकिए। दिशा इतना कहती ही है कि तभी उसके पास ऋतिक का फोन आ जाता है। अरे दिशा, तुम दोनों कहाँ पर हो? माँ को हमारी आवाज नहीं आ रही थी, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? हेलो हेलो, अजी मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, हेलो। दिशा की ये बात सुनकर गुस्से से ऋतिक फोन काट देता है। अरे वो दोनों क्लब में हैं, किटी पार्टी करने के बहाने ये दोनों क्लब जाती हैं। तभी ऋतिक के पास एक ईमेल आती है, जिसे पढ़ते हुए ऋतिक शौक के साथ कहता है, क्या क्या ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये कैसे हो सकता है? 1 महीने में 3 लाख रुपए की शॉपिंग। ओहो, देखो तो सही, इन्होंने तो बिल्कुल हद पार कर दी। अब पानी मेरे सिर के ऊपर से जा रहा है। आखिर माँ ने इतना पैसा उड़ाया कहाँ? अरे सिर्फ तेरी माँ ने नहीं, तेरी बीवी ने भी उड़ाया है। मैं तो उन दोनों की इन सब करनी से बहुत परेशान हो गया हूँ। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये सब क्या है पिताजी? क्या आपने अमेज़न और फ्लिपकार्ट और नायका का काम घर में ही खोला है? अरे पागल हो क्या, मेरे पास इतना टाइम कहाँ, ऑफिस से ही फुर्सत नहीं मिलती। अरे ये सब तो तुम्हारी माँ की ऑनलाइन शॉपिंग है, और इससे कहीं ज्यादा तुम्हारे कमरे में है। अरुण ऋतिक को उसके कमरे में ले जाता है और दिशा की अलमारी में इतने सारे बिना खुले ऑनलाइन शॉपिंग के डिब्बे दिखाता है। ये सब देखकर ऋतिक अपने सर पर हाथ रख लेता है और अपने पिता से कहता है, इसलिए हम इतना पैसा कमाते हैं, हमारा पैसा इन सब चीजों में बर्बाद हो रहा है। हमें ये सब रोकने के लिए कुछ तो करना ही होगा। मेरे पास एक प्लान है, चलो मैं तुम्हें सब बताता हूँ क्या कर। एक तरफ अरुण अपने बेटे ऋतिक को अपनी पत्नी और अपनी बहू को सबक सिखाने का प्लान समझा रहा होता है, तो दूसरी तरफ दिशा और रीना दोनों शराब के नशे में घर की तरफ लौट रही होती हैं। झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम। अरे माँ जी, घर आ गया। बंगले के नीचे है ताला, घुसू कहाँ से मसाला। लैला की खिड़की खुली है, खिड़की के नीचे है नाला, खिड़की पर कोई खड़ा है, लैला कट्टा का भिड़ा है। मजे उड़ाती है मेरी मोहब्बत की मूंछ मार के। ओ मेरी जा, ओ मेरी जा, मेरे को मजनू बना कर का चल दी प्यार की पुंगी बजाकर। दिशा अपनी सास रीना को संभालने की कोशिश करती है और उनसे कहती है, अरे आज तो पुंगी हम दोनों की बचने वाली है, चलो अंदर चलते हैं। जैसे ही दिशा और रीना घर के अंदर जाते हैं, उन्हें अरुण और ऋतिक हाथ में बैग लिए खड़े हुए नजर आते हैं। ओहो पति देव, कहाँ से आ रहे हो? आ नहीं रहा हूँ, जा रहा हूँ इस घर को और तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए। दिशा के तो होश ही उड़ जाते हैं। तभी ऋतिक दिशा से कहता है, मैंने और पिताजी ने ये फैसला लिया है कि आज के बाद हम दोनों तुम दोनों के साथ नहीं रहेंगे। हम तुम दोनों को डिवोर्स के लिए पेपर भिजवा देंगे।
उन दोनों की बातें सुनकर दिशा और रीना उन दोनों को रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह उनकी बगैर सुने ही घर से निकल जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे दिशा और रीना को अरुण और ऋतिक के बिना कुछ दिन बीत जाते हैं। अरे बहू, अब क्या करें, हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अरे अब क्या बताऊं, उन दोनों ने हमारे अकाउंट सील करवा दिए, हम एक भी पैसा नहीं निकाल सकते उनके बिना। तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। दिशा जैसे ही दरवाजा खोलती है, दरवाजे पर एक कुरियर वाला होता है। एक कुरियर रीना के लिए है और एक दिशा के लिए। माँ जी के लिए और मेरे लिए कुरियर? लेकिन ये किसने भेजा? दिशा कुरियर लेकर अंदर आ जाती है, जिसके बाद वह दोनों अपने अपने कुरियर खोलते हैं। उसके अंदर डिवोर्स के पेपर होते हैं, जिन्हें देखते ही वह दोनों फूट फूट कर रोने लगती हैं। अरे माँ जी, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। आपने ही मुझे अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी में बुलाया था। अब तो तू सब मेरे ऊपर डाल देगी। अरे भूल गई, तूने और मैंने पूरे 3 लाख रुपए की शॉपिंग की थी। ऋतिक जी मुझे डिवोर्स कैसे दे सकते हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। चलिए माँ जी, हम उनके पैरों में गिर जाते हैं। अरे इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। चल जल्दी चल। दिशा और रीना दोनों किसी तरह ऋतिक और अरुण के घर पहुँच जाते हैं, जिसके बाद वह दोनों उनके पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगने लगते हैं। तभी अरुण कहता है, फ्लैशबैक से बाहर, तुम दोनों ने जो किया है वो सब माफी देने लायक तो नहीं था, लेकिन तुम मेरी पत्नी हो और दिशा मेरे बेटे की बहू है, इस नाते मैं तुम दोनों को माफ करता हूँ। माफी के साथ साथ अब तुम दोनों को एक एग्रीमेंट साइन करना होगा, जिसमें कुछ रूल्स लिखे हैं। हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, बस हमें आखिरी मौका दे दो। हाँ बेटा, हमें माफ कर दे। आज के बाद हम कोई भी किटी पार्टी नहीं करेंगे। उन दोनों का ये बर्ताव देखकर अरुण और ऋतिक उनसे कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करवाते, जिसके बाद रीना और दिशा को अपनी गलती का सबक मिल जाता है और वह दोनों अपने पतियों का ख्याल रखना शुरू कर देती हैं। ये सब देखकर अरुण और ऋतिक दोनों उन्हें उनकी जरूरत की चीजें उनके कहने से पहले ही लाकर दे देते हैं और अब सभी मिलकर एक खुशहाल जीवन जीने लगते हैं।